शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे, गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक समझौता किया गया था। अल्पसंख्यक समझौता में कौन कौन शामिल हुए, आखिर अल्पसंख्यक समझौते में किन बिंदुओं पर समझौता हुआ था। गोलमेज सम्मेलन लंदन, जब वहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गोलमेज सम्मेलन को बुलाया तो उसका उद्देश्य क्या था, वो बहुत स्पष्ट है। उद्देश्य यही था कि जो सांप्रदायिक समस्या हो रही है भारत के अंदर, उस समस्या को हल करने के लिए, सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न समुदायों को बुलाया जाए और उनके साथ एक सम्मेलन किया जाए, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सम्मानित साथियों, 1930, 31 और 32 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से इस सांप्रदायिक समस्या का एक सटीक हल निकलता भी है। तो आज उसी के क्रम में अल्पसंख्यक एक जो समझौता हुआ था, उसमें कौन कौन से समुदाय शामिल हुए थे, उन समुदायों के, जो समुदाय यहाँ पर शामिल हुए, उन समुदायों के कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी, आज हम विस्तार से इसी अम्बेडकर संदेश में जानेंगे। यानी कि अल्पसंख्यक समझौता पर विशेष अम्बेडकर संदेश आज फोकस रहेगा। तो अब शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16, पेज नंबर 318 से 322 तक। सांप्रदायिक समस्या का हल करने के लिए मुसलमानों, दलित वर्गों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन लोगों द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत समझौते के प्रावधान, क्या प्रावधान थे, अल्पसंख्यक समुदायों के जो दावे थे यहाँ पर, वो दावे समझ लीजिए क्या दावे किए गए थे। नंबर 1 बिंदु था, किसी भी मनुष्य को उसके जन्म, धर्म, जाति अथवा पंथ के भेद के कारण सार्वजनिक नौकरी, राजनीतिक अधिकार अथवा सरकार अथवा उसके नागरिक अधिकारों का उपयोग करने से और किसी प्रकार का व्यापार करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा बिंदु, संविधान में कानून सम्मत संरक्षणों का समावेश किया जाएगा ताकि व्यवस्थापिका के समुदाय के विरुद्ध भेदभाव मूलक कानून न बनाया जा सके। तीसरा बिंदु यहाँ पे रखा गया था, सभी समुदायों को गारंटी दी जाए कि शांति व्यवस्था की शर्त पर उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात विश्वास, पूजा पद्धति, प्रचार करने, संगठन बनाने और शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति मात्र धर्म बदल देने अथवा विश्वास बदल देने के कारण नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई सुविधाएं नहीं छीनी जाएंगी और दंड का भागी नहीं होगा। नंबर 4, उन्हें अपने खर्च से खैराती, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंध करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार होगा और वहां उन्हें अपने धर्म के अनुसार पूजा, अनुष्ठान आदि करने का अधिकार होगा। 5वां बिंदु है, अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म, संस्कृति, वैयक्तिक कानूनों के संरक्षणों तथा शिक्षा, भाषा, खैराती संस्थाओं के विस्तार करने के लिए संविधान में यथोचित व्यवस्था की जाएगी और उनके हिस्से के अनुसार अन्यों की भांति उन्हें भी स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा अनुदान के रूप में सहायता दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6, कानून बनाकर सभी नागरिकों को सभी प्रकार के नागरिक अधिकारों का उपयोग करने देने की गारंटी दी जाएगी और उनमें जानबूझकर अवरोध डालना अपराध और कानून द्वारा दंडनीय माना जाएगा। 7वां पॉइंट यहाँ पर रहेगा है, केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों में मंत्रिमंडल का गठन करते समय मुस्लिम सदस्यों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को परंपरा के अनुरूप यथोचित संख्या में मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाएंगे। 8वां बिंदु यहाँ पर है, केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के अधीन अधिकार संपन्न स्थायी विभाग होंगे जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे तथा उनकी उन्नति एवं कल्याण का ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 9, उन सभी समुदायों को जिन्हें विधान मंडलों में नामांकन अथवा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त है
सभी विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से कम उतने अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा जो कि अनुसूची में दिया हुआ है, परंतु बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक के स्तर पर लाने अथवा सम संख्या बना देने का अधिकार नहीं होगा, परंतु शर्त यह है कि समुदाय से 10 वर्ष बीत जाने के बाद मुसलमानों को पंजाब और बंगाल में और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को अन्य प्रांतों में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्वीकार करने की तथा अथवा संयुक्त निर्वाचन में चुनाव द्वारा सीटों के आरक्षण प्राप्त करने की छूट रहेगी। इसी प्रकार 10 वर्ष बीत जाने के बाद किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को समुदाय की सम्मति पर केंद्रीय विधानमंडलों में चुनाव द्वारा सीटों के आरक्षण अथवा अनारक्षण के विषय में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्वीकार करने की छूट होगी। दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को ध्यान दीजिए सम्मानित साथियों, यहाँ पर पहले ही अल्पसंख्यक समझौता में भी दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात की गई थी। बहुत स्पष्ट ढंग से बाबा साहब लिखते हैं कि दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को 20 वर्ष के अनुभव या तब तक जब तक कि दलित वर्ग को वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं हो जाता संयुक्त निर्वाचन में नहीं बदला जाएगा। यानी कि संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था एक शर्त पर आधारित थी, कम से कम 20 वर्ष दलित वर्ग का पृथक निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड किया गया था, अल्पसंख्यक समझौते में सहमति बनी थी। दूसरा यहाँ ऑप्शन रखा गया था कि या फिर जब तक कि दलित वर्ग को वयस्क मताधिकार नहीं मिल जाता तब तो ये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में नहीं बदला जाएगा। जो पृथक वर्ग का पृथक निर्वाचन व्यवस्था है इसको संयुक्त निर्वाचन में नहीं बदला जाएगा। पॉइंट नंबर 10 है, केंद्र तथा प्रत्येक प्रांत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आज वर्तमान में भी जो संघ लोक सेवा आयोग हम लोग देखते हैं या राज्यों में भी लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, ये सबसे पहले डिमांड अगर किसी ने की तो ये बाबा साहब ने की थी और ये अल्पसंख्यक समझौता में भी उन्होंने इस बिंदु को शामिल करा लिया था। तो यही बात यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं कि केंद्र तथा प्रत्येक प्रांत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जो सरकारी सेवाओं में केवल उन पदों को छोड़कर नियुक्ति करेगा जो गवर्नर जनरल अथवा प्रांतीय गवर्नर द्वारा नामांकन द्वारा भरे जाएंगे। सभी संप्रदायों को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता ध्यान में रखी जाएगी। भर्ती के विषय में गवर्नर जनरल तथा प्रांतों के गवर्नर संबंधित लोक सेवा आयोग को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे और समय समय पर उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न प्रांतों के लोक सेवा आयोग जो गठित होंगे उसका समय समय पर समीक्षा करने का प्रावधान भी किया गया है और वो सभी सरकारी नौकरियों में उच्च स्तर की जो नौकरियां हैं उनको भर्ती करेगा। ये लोक सेवा आयोग का जिम्मेदारी होगी। 11वां बिंदु यहाँ पर है अल्पसंख्यक समझौता का जो अभिन्न हिस्सा है। यदि विधानमंडल में किसी समुदाय के 2/3 बहुमत से ऐसा विधेयक पास कर दिया जाता है जो शेष 1/3 प्रतिनिधियों के धार्मिक और सामाजिक हितों तथा उनके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है और उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो 1/3 सदस्यों को अधिकार होगा कि सदन द्वारा पारित विधेयक के 1 माह के अंदर अपना ऐतराज लिखकर सदन के अध्यक्ष को दें, जिसे अध्यक्ष गवर्नर जनरल अथवा संबद्ध गवर्नर उस विधेयक का कार्यान्वयन 1 वर्ष के लिए स्थगित कर देगा। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात गवर्नर जनरल अथवा संबद्ध गवर्नर उस विधेयक पर पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस भेजेगा। विधानमंडल द्वारा विधेयक पर आगे विचार किए जाने के बाद और विधेयक पर की गई आपत्तियां दूर करने के लिए संशोधन करने से इनकार किए जाने पर गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस पर अपनी सहमति प्रदान करेगा अथवा रोक देगा, परंतु शर्त यह रहेगी कि उस विधेयक की वैधता को प्रभावित संप्रदाय के 2 सदस्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकेगी कि वह विधेयक उस विशेष समुदाय के मौलिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालता है। अब इसके बाद बात करें मुसलमानों के विशेष दावे क्या थे। नंबर 1 है काखा ग के रूप में यहाँ पर पहला बिंदु है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का गवर्नर शासित प्रांत के रूप में उन्हीं आधारों पर गठन किया जाएगा जैसा कि अन्य प्रांत बनाए गए हैं।
परंतु सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रांत का गठन किया जाएगा। प्रांतीय विधानमंडल का गठन करने में पूरी संख्या के 10% से अधिक नामजद सदस्य नहीं रहेंगे। दूसरा बिंदु है, सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाएगा और ब्रिटिश इंडिया के अन्य गवर्नर शामिल शासित प्रांतों के समान प्रांत बना दिया जाएगा। गा बिंदु है यहाँ पर। तीसरा बिंदु है, केंद्रीय विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्य मुसलमान होंगे और केंद्रीय सभा में उनका प्रतिनिधित्व पिछले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दी गई संख्या से कम नहीं होगा। दलित वर्गों के विशेष दावे क्या हैं? संविधान। पहला बिंदु है, संविधान उन सभी परंपराओं रीति रिवाजों को अवैध घोषित करेगा जिसके कारण देश के किसी नागरिक को उसके साथ बरते गए भेदभाव या लगाए गए प्रतिबंधों के फलस्वरूप दंडित किया जाता है और उनके नागरिक अधिकारों का हनन किया जाता है। मौका मिलते ही बाबा साहब ने पहला ही बिंदु छुआछूत जातिवाद के खिलाफ यहाँ लिख दिया। ये आपने देखा, दलित वर्गों के जो विशेष दावों में था वो पहला दावा यही था कि सबसे पहले हमें तो समानता का अधिकार मिले देश के अंदर। दूसरा बिंदु बाबा साहब ने लिखा, सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय उनके साथ रियायत बरती जाएगी और पुलिस तथा सैनिक सेवाओं के लिए उनकी भर्ती खोली जाएगी। तात्पर्य यह है कि पुलिस तथा सैनिक सेवाओं में दलित वर्ग को सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं किया जा रहा था, यानी कि उनकी भर्ती बंद कर दी गई थी। ये स्पष्ट तौर पर है। तो तीसरा बिंदु बाबा साहब यहाँ सम्मिलित करते हैं, दावा करते हैं पंजाब के हस्तांतरण अधिनियम में दलितों को भी लाभान्वित किया जाएगा। किसी अधिकारी द्वारा दलित वर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उनके हितों की उपेक्षा करने पर उन्हें गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल के यहाँ अपील करने का अधिकार होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, दलित वर्ग का जो दावा है उसमें लास्ट पॉइंट है, दलित वर्गों को अनुलग्नक में निर्दिष्ट किए गए प्रतिनिधित्व से कम प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। अनुलग्नक में हम आपको बता दें, समस्त भारत में 19% दलित हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया है, जो 1931 की जनगणना के आधार पर है। तो इस तरह से यानी कि उससे कम प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट बाबा साहब ने जनसंख्या के उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर दी, आरक्षण की मांग कर दी। इसलिए सामान्य साथियों, आगे चलकर जो आरक्षण हम सभी को मिला वो इसी गोलमेज सम्मेलन का वादा है, न कि पूना पैक्ट का वादा है। इस बात को हमें समझना होगा। पूना पैक्ट में हमें कुछ भी मिला नहीं, बल्कि वहाँ 2 अधिकार छीने गए। दोहरा मताधिकार छीना गया और पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी छीन लिया गया था। आगे अभी हम नेक्स्ट अम्बेडकर संदेश में उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। अभी फिलहाल हम आपको बता दें एंग्लो इंडियन समुदाय के विशेष दावे क्या है जो यहाँ अल्पसंख्यक समझौता में शामिल किया गया। पहला बिंदु है, उप समिति संख्या 8 ब्रैकेट में है सेवाएं द्वारा दावों की उदारतापूर्वक व्याख्या किए जाने पर दी गई स्वीकृति और उस संप्रदाय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवाओं में उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि उनके जीवन यापन का स्तर कायम रह सके। और दूसरा बिंदु है, उन्हें अपनी शिक्षा व संस्थाओं अर्थात यूरोपियन शिक्षा को चलाने और नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार होगा, बशर्ते संस्थाओं पर मंत्री का नियंत्रण हो। तीसरा बिंदु है, अन्य समुदायों की तरह जूरी अधिकार होंगे, वैधता के प्रमाण जारी रहेंगे और उस वर्ग के अभियुक्तों के मुकदमों की सुनवाई यूरोपियन या भारतीय जूरी करेगी। यूरोपियन समुदायों के लिए विशेष दावे क्या थे? उसमें पहला बिंदु है, देश में जन्मे लोगों के समान उपयोग की जाने वाली समस्त सुविधाएं समान रूप से उन्हें भी उपलब्ध होंगी। दूसरा बिंदु है, फौजदारी मुकदमा चलाने की वर्तमान प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन करने का विधेयक उस समय तक नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि उससे पहले गवर्नर जनरल से उस विधेयक के पेश करने की स्वीकृति न ले ली जाए। और ये जो अल्पसंख्यक समझौता हुआ, इसके 5 लोग समर्थक थे। 5 लोग समर्थक थे और उसमें नंबर 1 सर आगा खां मुसलमानों की ओर से थे, डॉक्टर अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लासेज की ओर से थे, राव बहादुर पन्नीर सेल्वम इंडियन क्रिश्चियन की ओर से थे, सर हेनरी गिडने एंग्लो इंडियन की ओर से थे और सर हुबर्ट कार यानी कि यूरोपियन की तरफ से थे वो। तो इस तरह से ये 5 समर्थक थे
आज का अंबेडकर संदेश विशेष तौर पर आधारित था अल्पसंख्यक समझौते को लेकर। तो अल्पसंख्यक समझौते में मुसलमानों के विशेष दावे क्या हैं, दलित वर्गों के विशेष दावे क्या हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के विशेष दावे क्या हैं, यूरोपियन समुदायों के विशेष दावे क्या है, इस संबंध में हमने विस्तार से और अल्पसंख्यक समझौता किन बिंदुओं को लेकर हुआ था वो सभी बिंदु हमने आपके समक्ष रखे। आज का अंबेडकर संदेश बेहद ज्ञानवर्धक था। न सिर्फ ज्ञानवर्धक बल्कि समाज में ऐतिहासिक जानकारी देने के उद्देश्य के क्रम में, यानी कि गोलमेज सम्मेलन में जो अल्पसंख्यक समझौता हुआ उसके बारे में बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होंगे, बिंदुवार हो सकता न जानते हो किन बिंदुओं को अल्पसंख्यक समझौते में शामिल किया गया था। तो आज उन सभी बिंदुओं को हमने आपके समक्ष रखा। आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। यानी कि इस वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप जो बहुजन समाज से रिलेट करते हैं उन तक जरूर भेजिएगा। अब लास्ट में हम बस अंबेडकर संदेश में लास्ट में जो प्रश्न पूछते हैं उसी प्रश्न के क्रम में आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यही प्रश्न है कि ये जो अल्पसंख्यक समझौता हुआ था इसमें जो समर्थक थे, समर्थकों में आपको ये बताना है मुसलमानों की ओर से कौन समर्थक था, पहला प्रश्न। दूसरा, डिप्रेस्ड क्लासेस की ओर से कौन समर्थक था। तो ये दो ही प्रश्न है, दो में से कोई एक का आंसर या दोनों का आंसर आप कर सकते हैं। अब आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।